हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं गणित की अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 2 से स्टार्ट क्यों? आपने क्या किया था, आपने वोटिंग किया इस पोस्ट पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट किसमें, मैथ्स को शुरू से स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट में जितनी भी गणित हमने पढ़ा रखे हैं सबका ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी जा करके देख सकते हैं। मोस्टली आपको न्यू करेंटली वीडियो कहां से मिलेगा, जो आप लोग देखेंगे गणित का जो प्लेलिस्ट बना है 2022-23 लिखा है, उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कंप्लीटली जो इसी साल का है, आप लोग का इस साल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से जितने भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सभी चीज उसी से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अध्याय 2 को। क्या है पार्ट का नाम, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें इंग्लिश में बोले थे इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें पार्ट का नाम का मतलब समझो, इस चर का मतलब क्या होता है ये समझ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं से आपको आसानी होगा। तो चर राशि किसको बोलते हैं ये जानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, फिक्स मान नहीं होता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है, या जिसका मान चलते रहता है, वैरी होते रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, चर राशि बोलते हैं। आपको चर राशि मतलब जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जैसे कि एक्स वाई जेड ये सब हमारा क्या है, चर राशि। उसी तरह ए बी सी डी ये सब चीज भी हो सकता है हमारा चर राशि, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, आपको पता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक्स रुपीज दो करके, तो कितने रुपए दोगे, कोई फिक्स है क्या, नहीं है। हमने देखा है कि हर एक प्रश्न को जब भी ऐसा हम लोग देखें तो एक्स का वैल्यू अलग अलग आता है ना। एक से कोड हो सकता है, उसका मान कभी 10 आएगा, कभी 15 आएगा, कभी 12 आएगा, कभी 30 आएगा, कुछ भी आ सकता है, उसका कोई निश्चित मान है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे राशि को ही हम लोग चर राशि बोलते हैं। तो इस पार्ट में दो चर यूज होगा, मतलब एक्स भी रहेगा और उसमें वाई भी हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, ऐसे दो चर का कॉम्बिनेशन रहेगा। और बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो इसको समझ जाओ भाई, रैखिक समीकरण, है ना। ये इसको जानना बहुत जरूरी कि होता क्या है, पार्ट का नाम समझना बहुत जरूरत है, रैखिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनो, उसको इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे कि ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात, ठीक है, ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे ही हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2x + y = 0 हो सकता है। देखो यार, चर की अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये हमारी चर राशि। क्या ये चर राशि 2x की घात 2 + y = 5, क्या ये चर राशि है, ना भाई ना, ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात 2 हो गया है। क्लियर आपको है? अगर चर की घात 1 होती तब वो आपका रैखिक समीकरण होगा। क्लियर है आप लोग को इतना तक? तो ये हुआ कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट का, कि आप लोग का चर का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका बुक में चलते हैं। बुक में क्या बोल रहा है कि हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है, और मेनली ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट कहीं ना कहीं जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेख विधि, ये तीनों विधि से 6 नंबर का क्वेश्चन आती है। अगर वो आता है तो उसमें हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा ना। तो उसको अब सीखने वाले हम लोग आगे इस वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको सभी चीजें जो बहुत आसानी से समझ आ पाए और आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर मैथ्स में स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो अब हम लोग सीख जाते हैं, सीख लेते हैं क्या भाई, समीकरण बनाना, क्योंकि ये हमारे 6 नंबर वाले प्रश्न के लिए सीखना बहुत जरूरी है। समीकरण कैसे बनाएंगे, वो भी कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। तो इसके लिए हम लोग आपकी बुक में चलते पेज नंबर 31 पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 दिया, उसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 दिया। हमें नहीं पता भाई कितनी हिरण है, कितनी सारस पक्षी है, लेकिन उसके टोटल जो पैर है वो 180 होगा करके बता दिए। तो चलो इसको कैसे करेंगे, हमें इसको हल करने के लिए उदाहरण नंबर 3 है, तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि खरगोश की संख्या इस तरीके से, खरगोश की संख्या क्या हो जाएगा, खरगोश की संख्या को x मान लिए। उसी तरह आपका क्या है, सारस पक्षी, सारस पक्षियों की संख्या लिख लेना आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस तरीके से आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या बोला कि कुछ खरगोश और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या,
तो पैरों की संख्या टोटल कितना है उसको तो ऑलरेडी दे दिया, मतलब दोनों के पैर को जोड़ना पड़ेगा हमें। खरगोश से कितना पैर होता है 4 पैर, इसलिए 4x, और पक्षी का 2 पैर होता है इसलिए 2y बराबर टोटल कितना होगा 180 अंश होगा। यही आपका आंसर, ये समीकरण बना। ठीक है, इसमें हमें दूसरा कंडीशन भी दे सकते थे, सेम क्वेश्चन अगर हमें बोल देते कि आंख के लिए समीकरण बनाओ करके, आंख के लिए समीकरण मान के चलो हम बोल देते सेम कंडीशन। आप लोग ध्यान से सुनना, मैं बोल के आ रहा हूं। दोनों कुछ खरगोश और कुछ सारस पक्षी जिनके पैरों की संख्या तो कितना 180 बोल दिया, मान के चलो इसी प्रश्न में हमें बोल देते कि आंख की संख्या 90 है, बोल देते आंख की संख्या 90। तब कैसे बनाते, देखो खरगोश से कितना आंख होता है 2 आंख, इसलिए 2x, प्लस सारस पक्षी की भी 2 आंख होती है इसलिए 2y बराबर 90। इस तरीके से कर देंगे तो ये आंसर हो जाती। क्लियर है। अगर मान के चलो पैर के लिए वो आंख के लिए बना लिया, अब हम लोग किसके लिए बना सकते हैं, सिर के लिए भी तो बना सकते हैं ना। मान के चलो सिर हमें बोल देते 45 है करके, टोटल सिर वहां पर 45 है करके, मान लो 45 है बोल दे, तब कैसा बनता, खरगोश का भी एक सिर होता है और पक्षी का भी एक सिर होता है, इस तरह से टोटल आपका 45 हो जाएगा। तो ये अगला आंसर हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ, इस तरीका से आपको समीकरण बनाना होता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आपके प्रश्नवाली में, जिससे आप लोग को सभी क्वेश्चन जो है आसानी से समझ आ पाए और आप लोग सभी क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट कर पाओ। ठीक है, प्रश्नवाली 1 देखते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना, हमने जो कथन दिया उसका समीकरण बनाना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपए में खरीदे और वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपए में खरीदा। तो इसका हमें समीकरण बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से आपको करना है। क्या होगा, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपए में खरीदे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि बल्ले का मूल्य ऐसे मान लोगे, ठीक है, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। उसी तरह गेंद का मूल्य मान लो, गेंद का मूल्य बराबर आपका हो गया y। अब डायरेक्टली क्या करो, प्रश्नानुसार लिखो, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट प्रश्न में जाओ। प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य जो है, 3 बल्ले मतलब 3x लिखूंगा और 6 गेंद बोला है तो 6y बराबर टोटल कितना है 3900 रुपए। तो एक आंसर, एक समीकरण तो ये हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार पुनः करके लिख लेना। आप लोग को क्या बोला है कि 1 बल्ला मतलब सिर्फ x लिखेंगे और कितना गेंद बोल रहा है, 2 गेंद बोल रहा है तो 2y बराबर कितना होगा 1300 होगा। तो आंसर नंबर 2 ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, ये समीकरण इसी तरीके से आपको हल करना है। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि 2 संख्याओं का योग 16 तथा उसका अंतर 8 है बोल रहे हैं ना। 2 संख्या, तो कौन सी वो 2 संख्या हमें पता है क्या, नहीं पता ना भाई। तो देखो कैसे 2 संख्या लेना है, माना कि इसमें इस तरीके से बनाओगे, माना कि पहला संख्या, ठीक है, माना कि पहला संख्या क्या एक से मान लिए, उसी तरह से दूसरा जो संख्या है उसको आप लोग मान लो y मान लो। पहला संख्या को एक से माने, दूसरे संख्या को y माने। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बोला गया। प्रश्नानुसार लिख लो इस तरीके से आप लोग, प्रश्नानुसार क्या बोला रहा है, दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस y बराबर 16 होगा। तो एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, पुनः करके लिखेंगे आप लोग, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो दोनों तथा उनका अंतर बोल रहे हैं, अंतर मतलब x ऋण y बराबर 8 होगा। ये सेकेंड आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग को कर लेना, बहुत आसान है भाई। इसी तरीके से आपको हर एक प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम बनेगा, आप लोग उसकी आंसर्स कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप बना सकते तो। अगर नहीं बनेगा तो बेझिझक आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो। सिर्फ पढ़ाई आसान हो इसलिए आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। टेलीग्राम ग्रुप आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट जो वहां से भी मिलती रहे। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस को आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है भाई, उसको देख लेते हैं, फिर बोलेंगे आप लोग उसको तो बताया नहीं, सस्ते सस्ते को बता दिए, है ना। ऐसा नहीं भाई, सभी क्वेश्चंस को बताया जाएगा। देखो
क्या बोल रहा है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु से 7 गुना थी। 7 साल पहले की बात करें तो अगर आपको अभी का उम्र पता रहेगा तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। ठीक हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि नरेश की आयु, ठीक है, नरेश की आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु है वो। ठीक है, उसका क्या कौन सा आयु है, वर्तमान आयु। माना कि नरेश की वर्तमान आयु 1 साल है करके मान लिया, और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु को आप लोग y मान लो। ये हुआ। अब 7 साल पहले की उम्र निकालना है आपको, तो 7 साल पहले की उम्र निकाल लो। 7 वर्ष पूर्व नरेश की आयु कितना हो जाएगा भाई, है ना। क्या करना पड़ेगा, मान के चलो आपका उम्र अभी 10 साल है, 7 साल पहले कितना होगा, उसमें 7 माइनस करोगे तब तो पता चलेगा ना। तो सिमिलरली सेम काम हम लोग यहां भी करेंगे। अभी उनका उम्र 1 है तो x माइनस 7 हो जाएगा, और उसी तरह उसके पुत्र दिया या पुत्री, सॉरी पुत्र दिया है आई थिंक, मैं देख लेता हूं एक बार, पुत्री ही दिया, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु y माइनस 7 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या बोला गया उस हिसाब से करो आप लोग काम। प्रश्न में बोला है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी जो आयु है, मतलब नरेश का आयु 7 साल पहले कितना था, नरेश का आयु अभी कितना है, ये 7 साल पहले है। 7 साल पहले नरेश की जो उम्र है अपनी बेटी की, उनके पुत्री की उम्र का 7 गुना था, तो उनकी देखो 7 गुना लिख दिए। ये हुआ आंसर। आप लोग चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो बुक में आपका बढ़ा के आंसर लिया गया है, अगर नहीं बढ़ाओगे तो यही आंसर है, कोई गलत नहीं बोल सकते इसको। क्लियर है, ठीक। बढ़ा कैसे सकेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, फिर y को एक साइड रखेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला वाला क्या बोल रहा है, हमें अगला कंडीशन ये बोल रहा है कि 3 साल बाद मेरी जो उम्र है तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाएगी बोल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद का आयु क्या हो जाएगा भाई। देखो इसको 3 साल बाद की उम्र क्या हो जाएगा, अभी 1 है तो 3 साल बाद 1 प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह पुत्री की जो आयु है वो क्या हो जाएगा, y प्लस 3। तो फिर से लिखोगे प्रश्नानुसार। आप लोग इस तरीके से सभी चीज़ों को सही तरीका से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नरेश का उम्र अभी 1 प्लस 3 है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा y प्लस 3 के। इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये आपका अगला आंसर हो जाएगा। बुक में अब इसका आंसर भी आगे बढ़ाया गया है, तो आप लोग कमेंट ये मत करना कि ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है भाई। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो आपके बुक में आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीका से ही आपको सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग बेझिझक बता सकते हैं। फिर आपके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आलेख को देख करके हमें बताना है। तो उसके लिए एक बेसिक क्लियर करना है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण का हम लोग हल देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण का हल कैसे होगा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग का डिसाइड होता है कि समीकरण का हल कैसे होगा, और वही उसी के हिसाब से हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको बनाना है। देखो कैसे होगा, अगर 2 रेखा एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती है, देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर एक दूसरे को काटते हैं तो उसका हल क्या होगा, अद्वितीय लिखेंगे आप लोग, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट करके रखेंगे। अद्वितीय हल होगा अगर इस तरीके से एक दूसरे को 2 रेखा आपस में काटता है तब। अगर मान के चलो वो एक दूसरे से ऐसे समांतर, वो कभी भी नहीं काटते एक दूसरे को, तो इसमें तो वो कभी भी काट नहीं रहे, तो क्या कोई हल आएगा, क्या नहीं आएगा का भाई। कहीं पर काटता है तब वही हल होता है। जैसे यहाँ कटान बिंदु है तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी काटेगा वो उसका हल होगा, तो उसी को अद्वितीय हल बोलेंगे। अगर इस तरीके से वो समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटते, चाहे कितना भी आगे बढ़ा ले, तब वो हल कैसा होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, ये जब ऐसा हो, अगर किसी ग्राफ में हल ऐसा, और ऐसा भी आ सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ही वो पूरी तरीका से कि वो एक दूसरे के ऊपर में हर पॉइंट पे मेरे जगह जगह पर मेरा हर जगह पे एक दूसरे के ऊपर में दोनों रेखा है, तब क्या होगा, देखो अनेक हल हो जाएगा भाई। हर जगह पे मिल रहा है तो अनेक हल होगा। इस तरीके से समीकरण के हल के लिए आप लोग को सेकंड क्वेश्चन, अगर ये तीनों पॉइंट समझ गए तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो समझो बन जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि पहला पे देख पा रहे होंगे कि पहला पे कट कर रहा है तो कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा पे क्या कर रहा है, दूसरा पे एक दूसरे के ऊपर पे है ना, एक दूसरे के ऊपर है तो मतलब वो अनेक हल होगा। फिर अगला देख लेते हैं, उसमें स को, स में फिर कहीं पर भी वो कटान नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा एक दूसरे को, तो उसका हल क्या हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं काट रहा है मतलब कोई हल नहीं होगा। और चौथा में देखो तो उसमें कट कर रहा है मतलब उसका अद्वितीय हल होगा।
क्लियर है आप लोग को? आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आपका समीकरण को हल करने की विधि देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेख तीनों विधि से हल करना सीखेंगे, जो कि 6 नंबर में आपका आता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। मिलते हैं तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो।